फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर के.एच. चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है, किस वजह से होता है, उसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, उसको किस तरह से डायग्नोस किया जाता है और उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है, इन सब बातों के विषय में आज हम इस वीडियो में शॉर्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब ह्यूमन बॉडी में जो लंग्स होते हैं उनका काम होता है कि ब्लड को ऑक्सीजनेट करना। इन लंग्स के अंदर अगर किसी वजह से ब्लड क्लॉट आ जाता है तो उस वजह से उस पेशेंट के लंग्स को ठीक से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता और उस वजह से जो सिम्टम्स आने लगते हैं या जो क्लिनिकल कंडीशन बन जाती है उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म ऐसे बोलते हैं। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के वजह से तो बहुत से कारण हो सकते हैं। जो कुछ प्रमुख कारण होते हैं उनके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो जो सबसे पहला कारण होता है वो होता है चेस्ट वॉल ट्रॉमा। अगर किसी इंसान के चेस्ट को यानी सीने को अगर किसी वजह से ट्रॉमा हो जाता है, कोई ट्रॉमेटिक कंडीशन हो जाती है, जैसे कि मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया है या फिर कोई इंसान ऊपर से नीचे से गिर कर उसके सीने को चोट लग गई है, तो इस तरह से किसी भी कारण की वजह से अगर उस पेशेंट के लंग्स को कोई ट्रॉमा हो जाता है तो उसकी वजह से उस पेशेंट के रिब केज को या रिब केज के जो बोन्स होते हैं, जो रिब्स होती हैं, उनको अगर कोई डैमेज होता है या फिर इंजरी होती है तो फिर उसकी वजह से भी उस पेशेंट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। दूसरा जो कारण होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए वो होता है फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर कोई इंसान रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करता, उसका काम अगर एक जगह पर खड़ा होकर के या फिर एक जगह पर बैठ करके है, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट के अपर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरह से नहीं होता। इस वजह से भी उस पेशेंट में ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं और अगर वो ब्लड क्लॉट्स सर्कुलेशन के थ्रू अगर लंग्स में आ जाते हैं तो उस वजह से भी उस पेशेंट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। तीसरा कारण होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, वो होता है मेडिकल कंडीशंस। जैसे कि अगर किसी पेशेंट में कैंसर है तो उस पेशेंट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई पेशेंट कीमोथेरेपी ले रहा है तो उसमें भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस होते हैं। इसी के साथ साथ अगर किसी पेशेंट की सर्जरी हो चुकी है तो फिर उस पेशेंट में भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस होते हैं। कुछ प्रेगनेंसी के कंडीशंस में भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। इसके बाद अगर बात करें तो कुछ हार्ट कंडीशंस होती हैं जिनमें भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक एसोसिएशन के रूप में देखा जाता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से उस पेशेंट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के लिए क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इनके बारे में। सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर होता है वो होता है कैंसर। कैंसर के बाद जो दूसरा रिस्क फैक्टर वो होता है उस पेशेंट में या फिर अगर किसी व्यक्ति में एम्बोलिज्म की फैमिली हिस्ट्री है तो फिर उस पेशेंट में आगे जा कर के पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। अगर किसी पेशेंट में पैर का या फिर कमर का फ्रैक्चर हो चुका है या फिर किसी पेशेंट की अगर उम्र 60 साल से ज़्यादा है, किसी पेशेंट का वज़न अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या फिर किसी पेशेंट की अगर पहले सर्जरी हो चुकी है, तो ये जो भी कंडीशंस होते हैं इन सभी कंडीशंस की वजह से उस पेशेंट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लक्षण क्या क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके बारे में। तो सबसे पहला जो लक्षण होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में वो होता है शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ। मतलब उस पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, पेशेंट की सांस फूलने लगती है। इसके साथ साथ उस पेशेंट में एंग्जाइटी भी होती है। उस पेशेंट के स्किन का रंग ब्लूइश जैसे हो जाता है। इसके साथ साथ उस पेशेंट की जो हार्ट बीट होती है वो इरेगुलर हो जाती है। उस पेशेंट को सीने में दर्द होने लगता है। इसके साथ साथ उस पेशेंट का जो ब्रीदिंग है वो फास्ट हो जाता है। पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट जो है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। इसके साथ साथ उस पेशेंट का हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। लेकिन उस पेशेंट की अगर हम पल्स देखेंगे तो पल्स ज़्यादातर समय वीक महसूस होती है। तो ये कुछ प्रमुख लक्षण हैं जो कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म के पेशेंट में देखे जाते हैं। लेकिन फिर भी यह कहना ज़्यादा सही होगा कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म के जो लक्षण होते हैं वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि जो एम्बोलस है या फिर जो ब्लड क्लॉट है वो लंग्स के कौन से एरिया में फंसा हुआ है और वो कितना बड़ा है। ब्लड क्लॉट का साइज़ और ब्लड क्लॉट का लोकेशन इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस पेशेंट को कौन से लक्षण आएंगे और कितने सीवियर लक्षण आएंगे। तो अब हम बात करेंगे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म का डायग्नोसिस किस तरह से किया जाता है इसके विषय में। तो सबसे पहले तो चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे के साथ साथ उस पेशेंट का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कर सकते हैं। उसके बाद MRI ऑफ द चेस्ट भी कर सकते हैं, पल्मोनरी एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं, CT स्कैन ऑफ द चेस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद डी डायमर टेस्ट भी कर सकते हैं या फिर वेनोग्राफी भी कर सकते हैं। तो कुछ डायग्नोस्टिक टेक्निक्स है जिनके सहारे कि उस पेशेंट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म को डायग्नोस किया जा सकता है। आखिर में बात करते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के ट्रीटमेंट के बारे में। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की जो ट्रीटमेंट होती है वो
अगेन फिर से एक बार उस ब्लड क्लॉट का साइज़ और उस ब्लड क्लॉट की लंग्स में लोकेशन, इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि उस पेशेंट को किस तरह से और क्या ट्रीटमेंट देनी चाहिए। तो सबसे पहले तो उस पेशेंट को कुछ आईवी एंटीकोएगुलेंट्स की मेडिसिन दिए जाते हैं। उसके बाद उस पेशेंट को कुछ थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन होते हैं वो भी दिए जाते हैं, जिनका काम होता है कि उस ब्लड क्लॉट को डिज़ोल्व करना और ब्लड के साथ साथ सर्कुलेशन में उसको सर्कुलेट होने में मदद करना। इन थ्रोम्बोलाइटिस के साथ साथ उस पेशेंट के अंदर कैथेटर का इस्तेमाल करके भी उस क्लॉट को रिमूव किया जा सकता है। इसके साथ साथ वेन फिल्टर का भी इस्तेमाल आजकल किया जाता है। उस पेशेंट को कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या फिर सपोर्टिव थेरेपी भी दी जाती है। अगर किसी पेशेंट में ज़रूरत पड़ती है तो फिर ऑक्सीजन भी देना पड़ता है। अगर किसी पेशेंट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है और इसी के साथ साथ तो उस पेशेंट को जो आईवी मेडिकेशन दिए जाते हैं एंटीकोगुलेंट या फिर थ्रोम्बोलाइटिक्स, इनको देने के बावजूद भी अगर उस पेशेंट का ब्लड क्लॉट डिज़ोल्व नहीं हो पाता तो फिर उस कंडीशन में उस पेशेंट की सर्जरी भी करनी पड़ती है। इसको अगर समराइज़ करें तो एंटीकोगुलेंट्स, थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशंस, फिल्टर का इस्तेमाल करना, वेन फिल्टर का इस्तेमाल करना, इसके साथ साथ कैथेटर का इस्तेमाल करके ब्लड क्लॉट को निकालना और आखिर में ओपन सर्जरी, ये कुछ मेन ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जिनके सहारे कि उस पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म की ट्रीटमेंट दी जाती है। इस तरह से उस पेशेंट की ट्रीटमेंट हो जाने के बाद भी जब उस पेशेंट के साइंस और सिम्टम्स कम आने लगते हैं तो भी उस पेशेंट को लगातार कुछ दिनों तक कुछ एक्सरसाइज या फिर उसी के साथ साथ कुछ खाने पीने के डूज़ और डोंट्स बताए जाते हैं। तो वो सब चीज़ें उस पेशेंट को फॉलो करनी पड़ती हैं और उस पेशेंट को कुछ मेडिकेशंस भी ऑफ कोर्स दिए जाते हैं। वो मेडिकेशंस भी उस पेशेंट को लगातार कुछ दिनों तक सही समय पर लेने होते हैं। तो ये था कुछ शॉर्ट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में। अगर आपके पल्मोनरी एम्बोलिज्म के विषय में कुछ डाउट्स है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपके कमेंट्स को वीडियोस के थ्रू आंसर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी या नॉलेज मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।